CR के ऊपर होनी चाहिए, क्या क्या ट्रांजैक्शंस कवर्ड होंगे। अब आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली इट कैन बी सीन दैट प्रोविजन ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन अप्लाइज टू सेक्शन 80 IA 8, डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। 80 IA 10 एंटिटीज क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA जो SEZ की हमारी होती है, 35 AD जो स्पेसिफाइड बिजनेस होता है, एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनी ऑप्टिंग फॉर लोअर टैक्स रेट। इन सबको अगर इन पांचों को मैं क्लब करूं तो कोई भी एंटिटी जो कि पूरा टैक्स एग्जेम्पशन ले रही है या लोअर टैक्स रेट का एग्जेम्पशन ले रही है, वो अगर इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन कर रही है और आपके मैप डाउन में वो आया है और 20 CR के ऊपर है, तो दैट हैज टू बी कवर्ड अंडर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। आपको क्या इंश्योर करना है, या आप तो रेफर कर देंगे, या आप अगर TPO में पोस्टेड हैं, आपको क्या इंश्योर करना है कि दोस ट्रांजैक्शंस आर रिक्वायर्ड, आई वुड रादर से दोस ट्रांजैक्शंस आर, यहाँ पे वर्ड मिसिंग है, मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू बी एट आर्म्स लेंथ प्राइस। बाहर वाले से और अपनी एंटिटी से जो माल बेचा खरीदा वो दोनों जो है सेम रेट पे होना चाहिए। इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट टू SDT इज नॉट रिक्वायर्ड इफ, जो कंडीशन पीछे आपको बताई थी, मेरी इनकम कम कर देगा या मेरा लॉस बढ़ा देगा। लाइकवाइज वो इसमें है, transfer pricing adjustment to SDT is not required if it has the effect of increasing the loss or reducing the income. The provision of computation of ALP, बताया था पूरे सेशन में हम लोग ALP किसको यूज करेंगे, आर्म्स लेंथ प्राइस को। ALP of international transaction shall mutatis mutandis apply to specified, जो प्रोविजन जो तरीका वहां पे अप्लाई होगा, लाइकवाइज सेम तरीका हमारा जो है यहाँ पे भी अप्लाई होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। सिर्फ फर्क इतना है कि दैट इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, दिस इज अ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, बट द प्रोसेस द एंटायर थिंग इज सेम। इंटरनेशनल में आपको इन दोनों में फर्क क्या है कि आपको डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में दो डोमेस्टिक एंटिटीज में हो रहा होगा, तो आपको ये इजी हो जाता है कि जो कंपेरेबल्स निकालने होंगे वो दोनों लोकल कंपनी के निकालने होंगे, आपको इंफॉर्मेशन फेच करना ज्यादा इजी होता है। इंटरनेशनल में एक बाहर वाली कंपनी का ट्रांजैक्शन निकालना होता है जो कि फेच करना मुश्किल हो जाता है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली इट पोजेस अ मोर डिफिकल्टी एंड मोर चैलेंजिंग सिचुएशन। अब मेथड्स इन कंप्यूटिंग ALP, जो सबसे प्राइम मेथड है सर, इसमें बहुत सारे मेथड्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, हम लोग आज दो मेथड्स को स्टडी करेंगे जो प्राइमरी ज्यादातर लगते हैं। मैंने आज तक अपनी ट्रेनिंग से और अभी तक के 14-15 साल के करियर में ट्रांसफर प्राइसिंग के 14 या 15 केस कराए होंगे, उसमें से 90 एक केस को छोड़ के बाकी सब केस में ये कप मेथड ही लगा है, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। इसका सबसे पहले आपको कंपेरेबल दे दूं कि क्या होता है। बहुत सी जगह पे एक मेरी लैंड है, दो लैंड है अगल बगल, दो दोनों के बगल से रोड जा रही है साइड में, दोनों के सामने से जो है रोड जा रही है, हाईवे जा रहा है, दोनों के बगल से रोड जा रही है अंदर शहर के। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी ये वाली लैंड बिकी है 1 करोड़ में और इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 80 लाख, और मेरी ये वाली लैंड बिकी है 2 करोड़ में जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 1.5 करोड़, जबकि दोनों का एरिया सेम है। इसी तरह से अगर स्टैंप ड्यूटी, चलिए एरिया जो है इसको बोलते हैं ड्यूरा है, तो ये फर्क नहीं आएगा, दोनों की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू चलिए सेम है, 80 लाख 80 लाख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू सेम। ये बिकी 1 करोड़ की, ये बिकी 1.75 CR, दोनों का एरिया सेम है, दोनों के बगल से सड़क जा रही है, दोनों के सामने हाईवे है जो वो जा रहा है, दोनों का पीछे सेम है, साइड में सेम है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये 1 करोड़ की बिके और ये 1.75 CR की बिके? इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि प्राइमा फेसी हम लोग को भी पता है, आपको भी पता है कि इसमें यही होगा कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के ऊपर जो है वो ट्रांजैक्शन दिखा दिया गया और इसमें कैश ऑब्वियसली दिया गया है। लाइकवाइज अब क्या हुआ, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस। कंपेरेबल आपके पास क्या था, आपको अगर 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी कंपेयर करनी है तो आप किससे कंपेयर कर सकते थे, जो उसके बगल की सेम प्रॉपर्टी थी, जो सेम सब कुछ सेम था, उसका सेम
डायमीटर से लेंथ ब्रेथ स्क्वायर मीटर सेम था, तो आपके पास कंपेरेबल है। और अनकंट्रोल्ड है, किसी और आदमी की है तो अनकंट्रोल्ड भी है। अब इसमें फर्क क्या हो सकता है? सिर्फ एक जगह पे जहाँ पे ये जस्टिफिकेशन हो सकता है, जो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। ये जो आदमी बेच रहा था, जिसने 1.75 सीआर की बेची, इसके पास समय ही समय था। इसने बोला जब बिकेगी तब बिकेगी, मैं बेचूंगा 1.75 सीआर की। लेकिन ये जो आदमी बेच रहा था, ये बोला कि मुझे 10 दिन के बाद जो है यूएस जाना है, मुझे अपना घर परिवार जो है लेके मैं यूएस जा रहा हूँ, आज जो रेट मिल रहा है बेच। तो उसको उस समय रेट मिला 1 सीआर का। तो यहाँ पे आके हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रेस सेल, कि मेरी मजबूरी थी, मुझे पैसा चाहिए था, उस समय मुझे जो रेट मिला, जो कंपेरेबल मिला, मैंने बेच दिया। अब वो डिस्ट्रेस सेल जरूरी नहीं है कि हर बार डिस्ट्रेस सेल हो, मैं उसको जस्टिफाई कैसे करूँ? मैं जस्टिफाई ऐसे करूंगा कि मैंने मैजिक ब्रिक्स पे वो प्रॉपर्टी डाली, वहां से मुझे 1 करोड़ का ऑफर आया, मैंने किसी एजेंट को बोला, उसने मुझे 1 करोड़ का वो ऑफर किसी एक पार्टी का दिया। तो ये मेरे पास डिटर्मिनेबल फैक्टर्स हैं जो जस्टिफाई कर जाते हैं कि हाँ, इनको जरूरत थी और इनकी प्रॉपर्टी वो 1 करोड़ की ही बिक रही थी उस समय पे। शायद ये या मेरी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हुई आज 1 करोड़ की, उसकी रजिस्ट्री हुई 10 महीने बाद 1.75 सीआर। उस बीच में गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हमें एक हाईवे यहाँ से निकाल। क्या ये हमारा दोनों कंपेरेबल है? नहीं। गवर्नमेंट ने एक हाईवे अनाउंस कर दिया जिसकी वजह से वहां के रेट्स एनहांस। बट अगर 10 महीने बाद भी दिखी है, तब भी मेरे पास एक डिटर्मिनेट फैक्टर है सही कि मुझे तो आज जाना था, मेरी तो मजबूरी थी, मुझे जो मिल रहा था मैंने ले लिया। उसने 10 महीने वेट किया, मैं 10 महीने वेट नहीं कर। लाइकवाइज उसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, इन शॉर्ट फॉर्म वी विल से द कप। सबसे पहले क्या करना होता है? आइडेंटिफाई द प्राइस चार्ट्स फॉर सिमिलर गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड इन कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बताया कि कोई वैक्सीन मेरे पास यूएस से अगर यहाँ पे आ रही है, तो मैं सबसे पहले उसको कंपेयर करूंगा कि वो मेरे पास किस रेट पे आई। अब वही वैक्सीन उन्होंने जापान किस रेट पे भेजी, उन्होंने चाइना किस रेट पे भेजी, और क्रॉस रेट जो है मैं निकाल लूंगा कि उनका येन शायद उनका स्ट्रॉन्ग होगा तो फर्क होगा। बट क्या $4 में एक वैक्सीन मेरे पास आई है, तो क्या लाइक वाइज $4 या जो मेरा जस्टिफाइड है $4.1 पे, क्या उन्होंने जापान को ट्रांसफर करी है वो वैक्सीन की? नहीं। तो सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई द प्राइस चार्ज फॉर सिमिलर गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड, या कोई और वैक्सीन। एक कोविशील्ड थी, कोविशील्ड मुझको मिली थी $4 में। कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन ने बोला कि हमारा सब कुछ सेम है, ये वो, हम आपको देते हैं $1। तो फर्क नहीं हो सकता जब सेम चीज है, सब कुछ है, अनलेस द कंपनी जस्टिफाइज कि मेरा $1 का प्राइस, मेरा $1 का प्राइस क्यों आ रहा है, और वो $1 पे ही बाहर रही थी, तो वो फिर कंपेरेबल रहा ही नहीं। लाइकवाइज आप देखेंगे तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये दोनों कंपेरेबल थे, जबकि जो स्पुतनिक आया था, स्पुतनिक वाज नॉट कंपेरेबल, स्पुतनिक वाज मच मोर एक्सपेंसिव। तो इसलिए आज अगर मुझे अपना कोविशील्ड को जस्टिफाई करना है, तो मैं उसको कोवैक्सीन से तो जस्टिफाई कर लूंगा, लेकिन मैं अगर उसको स्पुतनिक से जस्टिफाई करने जाऊंगा तो वो कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई द प्राइस चार्ट फॉर सिमिलर गुड्स सर्विसेज प्रोवाइडेड इन कंपेरेबल uncontrolled transaction. What is important here is uncontrolled transaction. इसका ये uncontrolled वर्ड का मतलब ये है कि मेरा मेरे एचओ से ट्रांजैक्शन हुआ तो मैं तो ए ही हुई हूँ। अब मैं जिसका कंपेरेबल दे रहा हूँ कि उन्होंने उससे ट्रांजैक्शन किया, अगर वो भी उसका ए ही है, तो ये अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन। तो आपको थर्ड पार्टी आपको ये भी जस्टिफाई करना है कि जो ये ट्रांजैक्शन आप दे रहे हैं कंपेयर करने के लिए, वो भी एक अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन हो, जहां पे वो प्राइस को फ्लिकर ना कर सके, वो एक्सपेंसेस को फ्लिकर ना कर सके। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या करेंगे? एडजस्टमेंट प्राइस इन वन फॉर फॉलोइंग क्वांटिटी डिस्काउंट। जैसा आपको बताया था कि मारुति की चेसिस खरीदी डिस्ट्रीब्यूटर ने, तो उनको बोला कि 100 चेसिस खरीदोगे तो 10% का डिस्काउंट देंगे।
तो वो डिस्काउंट अलाउड। इंश्योरेंस चार्जेस, फ्रेट कॉस्ट एंड वारंटी चार्ज, इन सारे चार्जेस को कंपेयर करके इन सारे चार्जेस का एडजस्टमेंट अलाउड है। अब एकदम ऐसा नहीं पकड़ सकते कि $4 में मुझको मिला है तो तुमको वहां पे भी $4 पे जो है देना है। अगर उनका $3 का है तो ये चीज देखनी होगी कि उनका $3 का क्यों था। हो सकता है कि उनके में करेंसी यूएसडी स्ट्रांग हो, उनके पे चार्जेस, फ्रेट, कस्टम वगैरह उनका ज्यादा हो, तो उनके पे इतने की उनकी क्वांटिटी पड़ रही हो जो फाइनल रेट, तो वो कंपेयर करना है। हमारा आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकलेगा? 1 प्लस माइनस 2 दोनों चीजें हो सकती है। क्वांटिटी डिस्काउंट हो सकता है, वो हो सकता है क्वांटिटी डिस्काउंट ना हो या इन चारों में से ना हो, तो 1 प्लस माइनस 2, यही एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये एप्लीकेबिलिटी जनरली किन पे आती है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाइक लोन्स एंड ट्रांसफर ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। किसी का कोई गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट आया यहाँ पे तो वो इसके बाद दूसरा आता है रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड की वो दोबारा रीसेल होता तो क्या होता अगर उसको रीसेल तुरंत कर दे बिना खोले। इसमें क्या करेंगे? ये सबसे पहले एप्लीकेबल किस पे होता है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीसेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब वही बात है कि सेकेंड हैंड गाड़ी का काम कर रहे हैं, जानने वाले को मारुति की गाड़ी, सेम गाड़ी नहीं निकली, दोनों शोरूम से नहीं निकली हुई है, अल्टो K10, उनको एक को 10,000 पे डिस्काउंट पे दे दी, एक को बोला भाई तुम आधे रेट पे ले लो। क्यों आधे रेट पे ले जाओ अगर दोनों सेम गाड़ी है, सेम उसमें है। इसमें क्या करेंगे? आइडेंटिफाई प्रोडक्ट परचेज और सर्विस ऑब्टेन्ड बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम एन एई। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस सर्विस पे। आइडेंटिफाई प्राइस एट विच सच प्रॉपर्टी सर्विस इज रीसोल्ड और आर प्रोवाइडेड टू एन अनरिलेटेड एंटरप्राइज, जो मैंने आपको मारुति का बताया वो कैसे होगा। अब उसमें से आप डिडक्ट करेंगे नॉर्मल जीपी मार्जिन अर्न फ्रॉम अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन फ्रॉम टू, तो ये तो ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन सबका अपना अपना हो सकता है कि हम किससे क्या लेंगे। फिर एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करेंगे, रिड्यूस द एक्सपेंसेस incurred in connection with purchase of property or obtaining services। ये हो सकता है किसी की, कोई बाहर है कोई लोकल है, कोई बाहर है पैन इंडिया कहीं पे भी है, तो वो सर्विसेज का फर्क हो सकता है जो रेट्स के दिन फर्क हो। एंड एडजस्टमेंट फॉर अदर वेरियस फैक्टर लाइक क्वांटिटी डिस्काउंट, इंश्योरेंस, रेट जो ऊपर। तो ये जो मेरी कॉस्ट निकलेगी ये कैसे निकलेगी? टू आइडेंटिफाई प्राइस, जो वो एक अनरिलेटेड एंटरप्राइज से होता है। मैंने 100 रुपए पे ट्रांजैक्शन किया है, अब मुझे ये चेक करना है कि 100 रुपए पे एएलपी पे है कि नहीं, तो मैं पहले अनरिलेटेड एंटरप्राइज का ट्रांजैक्शन निकालूंगा जो शायद 110 रुपए पे हो। उसके बाद मैं उसमें से 3 जीपी मार्जिन माइनस करूंगा और जो एक्सपेंसेस है वो माइनस करूंगा, प्लस 5 वेरियस फैक्टर्स जो इसमें मेंशन्ड है, जो पीछे भी आपके पास मेंशन थे, इनका जो है मैं एडजस्टमेंट इसमें करके जो मेरी प्राइस आएगी वो मेरी आर्म्स लेंथ प्राइस होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो द टीपीओ कैन मेक एन एडिशन कि ये ट्रांजैक्शन आपका एएलपी पे नहीं है, जो 120 रुपए वाला था, तो वो एडिशन कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वाला थोड़ा जल्दी निकाल लेंगे हम लोग। फंक्शन एसेट्स एंड रिस्क एनालिसिस देखना है कि आप कौन से फंक्शन ले रहे हैं, कौन से एसेट्स को कंसीडर कर रहे हैं, और एडजस्टमेंट्स के लिए आप क्या क्या रिस्क कंसीडर कर रहे हैं। बहुत सी जगह होता है कि माल आपका लैंड से जा रहा है तो रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं, पानी से जा रहा है तो रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं, उसकी वजह से रेट्स भी अलग होते हैं, फ्रेट भी सबका अलग होता है, तो वो सारी चीजें उसमें कंसीडर होता है, उनका इंश्योरेंस चार्जेस अलग होते हैं, तो उन सबका हमारे प्राइसेस पे और रेट्स पे फर्क आता है। सिलेक्शन ऑफ टेस्टेड पार्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम टीपी का अपना जब फाइनल निकाल रहे हैं टीपी रिपोर्ट और हम कंपेरेबल दे रहे हैं, तो हमने जिन पार्टी को सिलेक्ट किया है वो पार्टीज कौन है। आपको बताया था दो शुड बी एन अनकंट्रोल्ड पार्टी। आप अपनी ही किसी की का नहीं दे सकते कि देखो मैंने उससे भी यही ट्रांजैक्शन किया है। क्यों?
शायद आप उस कंट्री में भी उनके ऊपर वही ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन का केस करा रहे होंगे और आप इंडिया में भी यही करा रहे हैं, तो ये तो कंपेरेबल कहीं से है ही नहीं। जो अनकंट्रोल्ड है, जो आपकी पार्टी नहीं है, आप उनके साथ हमको दे रहे हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रॉफिट लेवल इंडिकेटर कि आपने किससे क्या प्रॉफिट कमाया, कहाँ पे आप किसी से 10%, किसी से 12%। जनरली आपका जो ग्रॉस मार्जिन होगा मे बी लेट अस अज्यूम कि 10, 15, 12, 15, तो जो होगा वो सबके लिए सेम होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी एक से 50% प्रॉफिट होगा, किसी एक से 100% प्रॉफिट होगा। तो वो चीज एंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड रूल 10C डील करता है। इसमें दो मेथड्स आपको बता दे दिए थे, कप और रीसेल मेथड। जनरली सर 99% केसेस में आपके पास कप मेथड का ही कंपेरेबल आएगा। दिस दैट इज द मोस्ट easiest, most used and the most available method, unless किसी कंपनी का कोई स्पेसिफिक कोई और मेथड में कॉल करे। ये हमारे सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स आ जाते हैं, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्राइमरी एडजस्टमेंट्स तो है जो आर्म्स लेंथ प्राइस पे वो करेंगे कि तुम आर्म लेंथ प्राइस का जस्टिफिकेशन दो, फिर हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे। ये आ जाते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी ट्रांजैक्शन क्या है? सेकेंडरी एडजस्टमेंट, इंडियन कंपनी नॉन रेजिडेंट एई ट्रांजैक्शन नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस। अगर तो आर्म्स लेंथ प्राइस पे है तो इसकी तो बात ही नहीं आती है, खत्म हो गया। अगर आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं है तभी तो ये सारे एडजस्टमेंट्स की बात आएगी। तो जो हम पहले पढ़ गए अभी पिछली स्लाइड्स में एएलपी निकालने का मेथड, दीज आर प्राइमरी एडजस्टमेंट। जो अब हम कर रहे हैं दीज आर सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स। अब प्राइमरी एडजस्टमेंट्स, आर्म्स लेंथ प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन प्राइस ग्रेटर देन ₹1 CR। अगर कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट हो रहा है तो वो नहीं करते हैं जनरली, दैट इज एग्जेम्प्ट अंडर द टैक्स लॉज एज वेल। बड़ा ट्रांजैक्शन है, 1 करोड़ से ऊपर का एडजस्टमेंट है तभी होएगा। फिर सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब होता है? बहुत बार होता है कि अपने खर्चे दिखाने के लिए, टैक्स बेनिफिट उठाने के लिए। क्या होता है कि 31 मार्च को एक प्रोविजन ऑफ सर्विसेज डाल दिया जाता है कि हमने बाहर की कंपनी को, अपनी एई को ये सर्विस दी है, जबकि एक्चुअली हो सकता है कि वो सर्विस ना दी गई। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पैसा इंडिया में रिपैट्रिएट हो जाना चाहिए। तो आपको ये ट्रांजैक्शन तो देखना ही देखना है। आपको एट द सेम टाइम ये भी देखना है कि क्या कोई ऐसी सर्विस है जो दी गई है या ली गई जिसका पैसा यहाँ पे रिपैट्रिएट नहीं हुआ है। तो ये आपको इसलिए भी पता लग जाएगा कि ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट में भी रिपोर्ट करना होता है सीए को, और आपके पास जब केस ओपन होता है तो वो ऑलरेडी जो पीरियड स्पेसिफाइड है उसके बाद ही केस ओपन होता है, तो ये भी आपके पास विजिबल होगा। सेकेंडरी एडजस्टमेंट, इफ प्राइमरी एडजस्टमेंट अमाउंट डिफरेंस इज नॉट रेमिटेड टू इंडिया विद इन 90 डेज। तो क्या होता है कि वो मान लिया जाएगा कि उस कंपनी ने बाहर की कंपनी को लोन दिया है। अब उस पे आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करनी है कि क्या वो पैसा मेरा आया है कि नहीं, और अगर नहीं आया है तो वो उनके में लोन माना जाएगा और उस पर फिर आप इंटरेस्ट भी रिकवर, आप अगर एडिशन करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट को भी, कंपोनेंट को भी आप कंसिडर करेंगे उसमें। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक्साइटिंग पॉइंट आप लोग के लिए होगा रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। तो इसमें वेयर एनी पर्सन बीइंग द एसएससी हैज एंटर्ड इनटू एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, एंड इफ द असेसिंग ऑफिसर, डायरेक्ट केस टीपीओ के पास नहीं जाता है, सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर के पास ही आएगा। तो ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर को अगर लगता है तो ही में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कमिश्नर रेफर द कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस टू द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। Where a reference is made under section 1, the TPO shall serve a notice on the SSC requiring him to produce or cause to be produced on a date any evidence on which the SSC may rely in support of computation made by him on arm's length price. अब आपके पास जो अवेलेबल होगा वो होगा टीपी रिपोर्ट। आपके पास इससे ज्यादा कुछ भी अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन जब आप इसका रेफरेंस देंगे तो आप वो फिर आपको जो है कंपेरेबल्स निकाल के देते हैं कि हाँ ये मेरी जो कंप्यूटेशन थी ये मैंने कैसे निकाली, मैंने कब मेथड लिया, मैंने रीसेल मेथड लिया, और उसमें मेरे कंपेरेबल एंटिटीज कौन कौन से थे। फ्यू एग्जांपल्स जो इंडिया में बहुत फेमस है,
आप लोग ने देखा होगा जब यहाँ पे ऑक्सीजन की मारामारी मची थी तो सबसे प्राइम एक कंपनी ऊपर थी, लिंडे। बड़े हॉस्पिटल्स में आप जाएंगे तो ऑक्सीजन का जो टैंक लगा होता है वो लगा होता है लिंडे का, LINDE। वो सबसे प्राइमरी है। एंड कोइंसिडेंटली आई हैव वर्कड ऑन अ केस फॉर 1 ईयर ऑन लिंडे। वो हमारे जहाँ मैंने ट्रेनिंग करी थी वो प्री क्लाइंट था। तो सबसे प्राइमरी जो आपके पास आता है वो लिंडे का केस आता है जनरली इंडिया में देखने के लिए। इसी तरह से ग्लेनकोर है। बुक पब्लिशिंग कंपनीज बहुत सारी बनती हैं। बाहर के जो ऑथर्स होते हैं वो बाहर की कंपनीज से टाई अप कर लेते हैं और वो लोग यहाँ पे उनका पेटेंट और कॉपीराइट देती हैं कि आप वो बुक्स यहाँ पे छापिए। तो बुक्स कंपनीज की जो है बहुत सारे वो भी तो बढ़ जाती है, टाइम बाइंग डेट बढ़ जाती है। इसमें टाइम बाइंग टीपीओ को जितने टाइम पे आप रेफर करेंगे और टीपीओ से जब आपको रिपोर्ट आती है वो पीरियड आपके असेसमेंट कंप्लीट करने के पीरियड्स में एक्सक्लूड करती है। उसके बाद ये तो वही है कि आप वो सारे पेपर उनको देने होते हैं कि रेफर कराना होता है। फिर इंपॉर्टेंट आपके लिए ये आता है कि आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर after taking into account all relevant material which is he has gathered, the transfer pricing officer shall by order in writing determine the arm's length price of to the international transaction with subsection 3 of 92C और वो अपने ऑर्डर की कॉपी आपको भेज देंगे। once that is determined तो उस रेट में एज अ जाओ आप वो चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों? आपने उनको रेफर कर दिया, इट इज हिज ड्यूटी कि वो पूरा वहां से कंपेयर करके और सब कुछ करके सारी कैलकुलेशन करके आपको बताएं। अगर आपने उसके बाद आप एक शो कॉज जो ड्राफ्ट हम लोग ऑर्डर भेजते हैं, ड्राफ्ट ऑर्डर हमने भेजा एंड दी एसएससी डिसएग्रीज आपके पास आएगा, आप फिर से उनको रेफर करेंगे कि ये जवाब मेरे पास आया, इन्होंने ये जवाब दिया है। वो फिर से उनको नोटिस भेजेंगे कि जब मैं कंप्यूट कर रहा था तो तुमने ये चीजें क्यों नहीं दी। बट अल्टीमेटली इट हैज टू बी थ्री वे कम्युनिकेशन। टीपीओ से ही एसएससी को कम्युनिकेट करना है। अपना आर्म्स लेंथ प्राइस जो टीपीओ ने डिटरमाइन कर ली है उसका कोई भी चेंज एसएससी अगर आपको देता है तो आप वो चेंज नहीं कर सकते। दैट हैज टू बी रेफर्ड टू द टीपीओ ओनली। सीसी अगर ऑब्जेक्ट करता है तो फिर से टीपीओ को रेफर होगा, फिर से टीपीओ उनको नोटिस भेजेगा कि आपने ये फ्रेश एविडेंस दिया है, इस एविडेंस की लाइट में मेरा ये जो है जजमेंट है। जाओ क्वेश्चन क्या बता रहे हैं? जाओ तो क्या रूल? दोनों कर सकते हैं। इसके पास केस होगा वही करेगा। केस होता है सर जाओ को जो है रेफर कर, जाओ के पास अगर उन्होंने देखा कि जो ट्रांजैक्शन है एक्चुअली आप पहले के हिसाब से बता रहे हैं। ठीक क्या है कि इसके पास तो केस है आपका यही रिकॉर्ड करते हैं एक्टिव किया होगा ना जी। जाओ से नहीं होगी। अब तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का अलग ही हो गया, पूरा विंग ही अलग हो गया। एंड कोइंसिडेंटली लेकिन टीपीयू फिर आते हैं हम ही लोग के पास, जैसे जो फाओ वाले हैं। जाओ का रोल नहीं है भाई। चाओ का नहीं कोई है ना? अलग मतलब जैसे फाओ है, जैसे मान लीजिए मेरे पास केस आया है टीपीयू का, हाँ। तो मैं टीपीयू को मतलब कर दूंगा उसको। हाँ। फिर वो जो भेजेगा तो फिर मुझे ही करना, उसमें जाओ नहीं फाओ नहीं। अरे सॉरी, जाओ मैंने गलत बोल दिया, फाओ फेसलेस फाओ। असेसिंग अफसर से मतलब हाँ। जाओ सॉरी, असेसिंग ऑफिसर तो उसमें मतलब फाओ से जो असेसमेंट करता है जाओ। इसमें डीआरपी सर डीआरपी में तब जाता है जब आपको कोई ट्रांजैक्शन पे आपको डिस्प्यूट हो, उन्होंने बोला ये इस पे होना है, उन्होंने बोला आपने बोला नहीं ये इसी पे होना है, तो आप डीआरपी को रेफर कर सकते हैं कि आप बताइए मेरे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कि क्या ये रेट डिटरमाइन आप करिए। तो डीआरपी का भी आप जब रेफर करते हैं तो वो भी पीरियड आपसे एक्सक्लूड हो जाएगा। इश्यू की रिपोर्ट इतना ही रिक्वेस्ट करते एफएफटी रिक्वेस्ट करते हैं। तो डिपार्टमेंट को तो कोई इशू नहीं होगा ना, डिपार्टमेंट तो कहेगा भाई मेरी ये फिगर है मैं एडिशन कर रहा हूँ, तो एसएससी ही डीआरपी में जनरली जाता है। मान लीजिए जैसे 2 बार हमने टीपीयू को भेजा, फिर एसएससी कहा कि नहीं डीआरपी को भेजिए, तो डीआरपी को सर उसको रिक्वेस्ट करनी है, तो आपको कुछ करना ही नहीं। वो डीआरपी के पास जाके एप्लीकेशन फाइल करेंगे, वो एप्लीकेशन कॉपी आपके पास लाएंगे, आपका केस वहां पे साइनेडाई हो गया, वहां अगर एक्सेप्ट हो गया तो आपका केस साइनेडाई हो गया, तो वो पीरियड आपसे तो फिर एक्सक्लूड हो ही रहा है ना आपके। टाइम बारिंग का तो वो टाइम बारिंग नहीं आपके से एक्सक्लूड हो रहा है ना। अच्छा फिर वो डीआरपी करेगी, फिर वो डीआरपी नहीं है।
वो डीआरपी से फिर आपके पास आएगा, तो जब डीआरपी डिसीजन लेगा राइट, तब फिर तो भेजेगा। आप वो तो पाओ, फिर उसको फाइनली तब तो फिर उसको फिर शो कॉज नहीं होगा जब राइट, DRP वो जो भी, तो अकॉर्डिंगली सिचुएशन, डीआरपी ने भी बोल दिया कि यहाँ एडिशन ये होनी है, एडिशन तो आप फिर जो है शो कॉज करेंगे। इसी तरह लाइकवाइज डीआरपी जो होता है एडवांस रूलिंग भी है, बहुत से लोग एडवांस रूलिंग के लिए भी चले जाते हैं, ड्यूरिंग द केस भी चले जाते हैं, बहुत से लोग एडवांस रूलिंग पहले ही ले लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन तो पता है। डीआरपी में गया उनका 144 सी में ऑर्डर होगा, राइट, उसमें अब ये वही सेम चीज है कि टीपीओ ने अगर कोई गलती कर दी तो वो रेक्टिफाई करने के लिए 154 कर सकते हैं अपना। तो अगर टीपीओ के ऑर्डर में कोई गलती करी है तो वो रेक्टिफाई अपने पास ही करेंगे। लाइकवाइज कोई अमेंडमेंट हुआ है तो वो अपनी कॉपी ऑफ ऑर्डर भेजेंगे असेसिंग ऑफिसर को और एसएससी को भी। सेफ हार्बर रूल्स, ये जो मैंने आपको बताया था कि कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब रखा है, पहले 2% प्रिस्क्राइब था एक्ट में, अभी पीछे मैंने आपको दिखाया था कि एडिशन 1 करोड़ से अगर कम की है आर्म्स लेंथ प्राइस पे तो 1 करोड़ तक एग्जेम्प्ट कर देते हैं। ये है हमारा सेफ हार्बर, refers to determination of price margin which are acceptable to tax authorities। अच्छा इससे जो 1 करोड़ आपने बताया, जो मैं क्लियर करने के लिए पूछा, दो इसमें थ्रेशोल्ड थे, 20 करोड़ का था, 1 करोड़। तो 20 करोड़ था स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, और जो 1 करोड़ है वो कोई इंडियन कंपनी किसी नॉन रेजिडेंट अपने सब्सिडियरी, उसको सब्सिडियरी या एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो वो 1 करोड़ का इनका जो है वो छोड़ देते हैं, मतलब उसके लिए थ्रेशोल्ड 1 करोड़ है, बाकी के लिए 20 करोड़। 20 का सर 1 करोड़